आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर व सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर शदीद बरहमी और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस मुल्क को कश्मीर फाइल्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुल्क को इरिगेशन फाइल्स, इकोनॉमिक फाइल्स, GDP फाइल्स और डेवलपमेंट की फाइल्स की ज़रूरत है। TRS के सदर दफ्तर तेलंगाना भवन में लेजिस्लेचर पार्टी के इजलास के अख्तिताम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर हिंदू धर्म को बेचकर वोट कमाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 साल से इस मुल्क की गुर्बत के खात्मे, GDP में इजाफा, मईशत को मुस्तहकम करने, रोजगार फराहम करने या कोई नई सनतें या प्रोजेक्ट्स के लिए कोई काम नहीं किया। अलबत्ता दोनों तबकात के दरमियान नफरत को बढ़ावा देने, कश्मीर फाइल्स, पुलवामा, गलवान और पाकिस्तान के नाम पर वोट हासिल करने के सिवा कोई काम नहीं किया। जब कभी इंतखाबात आते हैं, वोट हासिल करने के लिए कोई ना कोई भड़काऊ फैलाने वाले बयान दिया जाता है या फिर कोई ऐसे मौजू को पेश किया जाता है जिससे काफ़ी फ़ायदा हासिल किया जा सके। कश्मीर फाइल्स फिल्म भी 2024 की माफ़ कीजिएगा, कश्मीर फाइल्स भी 2024 की तैयारी है, जो एक मंसूबाबंद तरीके से ही बीजेपी ने पेश की है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देखने के लिए सरकारी मुलाजिमीन को तातील दी जा रही है। इससे ये वाज़ेह होता है कि बीजेपी को मुल्क की तरक्की से ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में दिलचस्पी है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी के लिए मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। आज भी दिल्ली के कैंपों में मुकीम कश्मीरी पंडित बीजेपी से नाराज़गी जाहिर करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क की आवाम ने कांग्रेस ज़ेर क़यादत UPA हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करते हुए मोदी की क़यादत में बीजेपी को इसलिए इख्तिदार हवाले किया था कि वो मुल्क की तरक्की, अवाम की बहबूद और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए कोई ठोस इक़दाम करें। लेकिन बीजेपी हुकूमत ने अपने 8 साला दौर को यूं ही गुजार दिया। उन्होंने कहा कि UPA से बढ़कर मौजूदा हुकूमत से मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचा। తప్పకుండా మేము కూడా ఒకసారి పార్టిసిపేట్ అని చెప్పినారు. జాతీయ స్థాయికి ఉద్యమాన్ని తీసుకొని పోతాం. కేంద్రాన్ని ఈరోజు ఇంకో డిమాండ్ నేను చేస్తా ఉన్నా. దేశంలో ఇప్పటి వరకు అందరికి రాజ్యాంగ రక్షణ ఉంది, కానీ దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతులకు ఇలా కాన్స్టిట్యూషనల్ సేఫ్టీ లేదు. ఎస్, డెఫినెట్గా ఈ దేశంలోకి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎట్ देयर बी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी फॉर द फार्मर्स, किसान के लिए संवैधानिक रक्षा की जरूरत है। किसानों का हकों को संविधान में शामिल किया जाए। हमारे पार्टी की तरफ से हम डिमांड कर रहे हैं, किसानों को बचाने के लिए, किसानों का गौरव बढ़ाने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को संविधान रक्षा चाहिए। ये हमारा डिमांड है केंद्र सरकार के साथ। ये कोई उल्टा सुल्टा डिमांड नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि किसानों को संविधानिक रक्षा दो। MSP के लिए हो, प्रोक्योरमेंट के लिए हो, पैदावारी के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, कॉन्स्टिट्यूशनल कवरेज, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी टू द फार्मर्स। I appeal to the Honorable Prime Minister, I appeal to the Food Minister, if you are farmer loving government, now prove your integrity, come forward, take the farmers into the constitutional net, కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వండి. ఆ రకంగా రాజ్యాంగ సవరణ చేయండి. మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇదే పార్లమెంట్లో పెట్టండి కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్. మా పార్టీ సపోర్ట్ చేస్తాం, దేశమంతా కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు, ఆశిస్తారు. ఆ రకంగా చేయాలని కూడా మేము కోరుతా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. అది ఏ పర్సెంట్ మాకు సంబంధం లేదు. దాన్ని తీసుకో, మీకు ఎట్లా వ్యక్తమైతే అట్లా చేసుకో. మాదిగా బాధ మా నేను ఏమంటున్నానంటే ఒకటే మా సింపుల్ ముచ్చట, పంజాబ్ లో వడ్లు కొన్నాం, మాది కూడా వడ్లు కొని డబ్బులు కడితే ఆ బియ్యం కథ దయ్యం కథ మాకెందుకండి, మాకెందుకండి? వైడి పాట ఫర్ దాట్. తప్పకుండా మేము కూడా ఒకసారి పార్టిసిపేట్ అని చెప్పినారు. वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मरकज से मुतालबा किया कि वो धान की खरीदी के मसले पर कौमी सतह पर एक पॉलिसी को अपनाएं जिसके तहत हर रियासत में पैदा होने वाली मुकम्मल धान की खरीदारी की जमानत दी जाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकजी हुकूमत पंजाब और हरियाणा में पैदा होने वाली मुकम्मल धान की खरीदारी कर रही है और तेलंगाना में पैदा होने वाली धान की खरीदारी में पसोपेश कर रही है।
धान के मसले पर रियासती वज़रा का एक वफद दिल्ली रवाना होगा, जहां वो मरकजी वजीर पीयूष गोयल से नुमाइंदगी करते हुए तेलंगाना से 100% धान की खरीदी का मुतालबा करेगा। इसके बाद वो इस मुतालबे के साथ दिल्ली रवाना होंगे। जरूरत पड़ने पर दिल्ली में मरकजी हुकूमत के खिलाफ धरना व एहतजाज भी किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बोधन में शिवाजी के मुजस्समे की तनसीब के मसले पर बीजेपी की जानिब से बर्पा किए गए हंगामे पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि अगर शिवाजी जिंदा होते तो बीजेपी की इस हरकत से खुदकुशी कर लेते। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने एक सहाफ़ी की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गुंडागर्दी के जरिए शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब करने की कोशिश करना कहां तक मुनासिब है। शिवाजी के नाम पर तमाशा किया जा रहा है। शिवाजी महाराज का हर कोई एहतराम करते हैं। शिवाजी महाराज हो या कोई महाराज, इस तरह का तमाशा करते हुए हालात को बिगाड़ना मुनासिब बात नहीं है। उन्होंने कहा कि बल्दिया की इजाजत या मंजूरी के बगैर शिवाजी का मुजस्समा लगाना नामुनासिब बात है। बल्दिया की इजाजत हासिल करते हुए 6 फीट नहीं बल्कि 7 फीट मुजस्समे को नस्ब करने पर उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत में क़ब्ल वक्त इंतखाबात करवाने की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी हुकूमत अपनी पूरी मियाद मुकम्मिल करेगी। इस मियाद के दौरान पालामूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के अलावा दीगर आपाशी प्रोजेक्ट्स को तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे और उन इंतखाबात में TRS को 95 से 105 सीटें मिलेंगी। उन्होंने बताया कि हालिया दिनों 3 मुख्तलिफ इदारों ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें TRS की भारी अक्सरियत से कामयाब होने की पेशकयासी की गई है। उन्होंने कहा कि रियासत के 30 असेंबली हलकों पर सर्वे किया गया, जिसमें 29 हलकों में TRS की कामयाबी की पेशकयासी की गई है और एक हल्के में सिर्फ मामूली वोटों की अक्सरियत यानी 0.3% से शिकस्त का इम्कान जाहिर किया गया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर की खिदमत हासिल करने का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि ये कोई राज नहीं है, वो खुले आम तौर पर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर की खिदमत वो हासिल कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने प्रशांत किशोर को इस काम के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि प्रशांत किशोर अपनी खिदमत के एवज़ रकम लेने वाली शख्सियत नहीं है। निजामाबाद जिले के बोधन शहर में बंद पुरअमन और जुज़वी रहा। पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े के रहनुमा ना होने देने 144 सेक्शन को नाफिज करते हुए बोधन के अहम चौराहों, इलाकों और दाखिले वाले मकामात पर भारी पुलिस बैरिकेड मुसल्लह फोर्सेस की तैनाती के जरिए हालात पर नज़र बनाए रखी है। कल बोधन शहर में छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे की अम्बेडकर चौराहे के करीब इंस्टॉलेशन पर पेश आए तनाज़े और दोनों ग्रुपों के एक दूसरे के मुकाबिल एहतजाजी मुजाहरे, नारेबाजी और संगबारी के वाक़यात की वजह से हालात कशीदा हो गए थे। इस पर पुलिस ने आंसू गैस के शेल बरसाए थे और एहतजाजी दोनों ग्रुपों को मुंतशिर करने लाठीचार्ज किया था, जिस पर हिंदू तंजीमों, बीजेपी और उसकी ताईदी हिंदू वाहिनी, शिवसेना, बजरंग दल ने हफ्ते की रात रखे गए शिवाजी के मुजस्समे को ना हटाने बोधन बंद का ऐलान किया था। आज पुलिस कमिश्नर KR नागराजू, DIG कमलासेन रेड्डी, एडिशनल DCP डॉक्टर विनीत, ACP बोधन रामाराव के अलावा निजामाबाद, कामारेड्डी, निर्मल, जगत्याल पुलिस ओहदेदारों पुलिस फोर्सेस की तैनाती के जरिए बोधन के हालात को मामूल पर लाने के संजीदा इक़दाम किए गए। सुबह के औकात में हिंदू तंजीमों, बीजेपी के कारकुनों ने अक्सरियती इलाकों के कारोबार, तालीमी इदारों, नीम सरकारी इदारों, पेट्रोल बंक्स को घूम फिर कर बंद करवाया, जबकि गुंजान अक़लियती इलाकों में बंद का कोई असर नहीं देखा गया। వీడియో ఫుటేజ్ ద్వారా సీసీ ఫుటేజ్ ద్వారా ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నా అందరినీ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం, అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దయచేసి బోధన్ పట్టణ ప్రజలు శాంతి సమరంతో ఉంటారని ఆకాంక్షిస్తున్నాం. ఈ పీస్ఫుల్ గా పోయేటట్టు అందరూ సహకరించాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఎవరైతే ఈ ఇన్సిడెంట్ లో పాల్గొన్నారో వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పటికి 10 మందిని అరెస్ట్ చేశాము. కాబట్టి తప్పనిసరిగా పట్టణ ప్రజలందరూ శాంతిని కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి అందరూ సహకరించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. బంద్ ఇచ్చారు, వాళ్ళు ఒకవేళ వాళ్ళకి వారు బంద్ చేస్తే పర్లేదు, ఎవరైనా ఫోర్స్ఫుల్ గా వచ్చి బంద్ చేస్తే మాత్రం వారిపైన చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయి, అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే వారు వాలంటరీగా వాళ్ళకి వాళ్ళు బంద్ చేస్తే నో ప్రాబ్లం.
ఎవరైనా వచ్చి ఫోర్స్ఫుల్ గా షట్టర్లు లాగడం లేకుంటే బలవంతంగా బెదిరించి రావడం చేస్తే మాత్రం వారిపైన చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయి, కఠినమైన చర్యలు ఇస్తాము. వీడియో ఫుటేజ్ ద్వారా, సీసీ ఫుటేజ్ ద్వారా ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారో అందరినీ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. तेलंगाना असेंबली में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया था कि रियासत के मुख्तलिफ महकमे जात में 80,039 मखलूआत जायदादें पुर की जाएंगी। इस पर अमलावरी के लिए तैयारी जोरों शोर से जारी है। हुकूमत मजीद 4 से 5 दिनों में 3 या 4 नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी कर रही है। महकमे पुलिस, एक्साइज, कांस्टेबल्स और महकमे सेहत में डॉक्टरों और नर्सों की जायदादों को पुर करने नोटिफिकेशन जारी करने के लिए अफसरान सख्त मेहनत कर रहे हैं। ग्रुप 1 नोटिफिकेशन जारी करने की भी तैयारियां हो रही हैं। हुक्काम अगले 2 दिनों में टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। हुकूमत ने पहले ही रिक्रूटमेंट एजेंसीज को इसके लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। हुकूमत ने हफ्ते के रोज उम्र की हद में 10 साल इजाफे के अहकाम जारी किए हैं। हुक्काम का कहना है कि रवां हफ्ते 20 से 30,000 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हुकूमत के मुताबिक वजारत दाखिला में 18,334 जायदादें खाली हैं। उनमें से करीब 15,000 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। महकमे पुलिस ने पहले ही हुकूमत को जिलावार आसामियों, रिजर्वेशन, रोस्टर, इब्तदाई इम्तहानात और दीगर तफसीलात फराहम कर दी हैं। महकमे सेहत में 12,755 वैकेंट पोस्ट है, उनमें से ज़्यादातर नर्सेज की जायदादें हैं। इसके बाद डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह की पोस्ट है। सानवी तालीम, आला तालीम और गुरुकुल समेत टीचर्स की 27,000 पोस्ट खाली है। चूँकि इन जायदादों पर भर्ती के लिए टीईटी लाजमी है, इसलिए हुकूमत पहले टीईटी मुनक्किद करवाने की तैयारी में है, जिसका नोटिफिकेशन अगले 2-3 दिन में जारी होने का इम्कान है। हीरो इंडिया सुपर लीग में हैदराबादी फुटबॉल टीम की कामयाबी पर तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने मुबारकबाद दी। हैदराबाद ने पहले इंडियन सुपर लीग टाइटल को केरला की टीम को शिकस्त देकर ये कामयाबी हासिल की। हैदराबादी टीम ने पेनाल्टी शूट के जरिए गोवा के एक स्टेडियम में मुनक्किदा मैच में केरला को शिकस्त दी। केटीआर ने इस कामयाबी के जश्न की वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट से जारी की है। सदर तेलंगाना बीजेपी बंडी संजय ने वजीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से धान की खरीदारी को लेकर पार्टी के मुकर्ररा इजलास और फिर इस इजलास के बाद वजीर आला केसीआर की दिल्ली रवानगी को ड्रामाबाजी करार देते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत धान की खरीदारी में संजीदा है, लेकिन केसीआर खुद रियासत के किसानों की धान की फरोख्तगी में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। आज बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट, जिनमें बंडी संजय, डी अरविंद और स्वयं बापूराव शामिल हैं, इन लोगों ने आज मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुलाकात की, जिस पर पीयूष गोयल ने वजाहत की है कि मरकज तेलंगाना से धान की खरीदारी को लेकर कोई पसोपेश नहीं कर रहा है। हर बार की तरह इस बार भी तेलंगाना से धान खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि केसीआर जानबूझकर किसानों में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने टीआरएस हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो साबिका कांग्रेस हुकूमतों की तरह हिंदुओं पर जुल्म करते हुए सेकुलरिज्म का टाइटल अपने सीने पर लगाना चाहते हैं। आज मीडिया से बात करते हुए मुरलीधर राव ने फिल्म कश्मीर फाइल्स को हकीकत पर मबनी करार देते हुए कहा कि साबिक सदर राहुल गांधी ने फिल्म पर कोई तबसरा न करते हुए फिल्म की तस्दीक कर दी है। बोधन निजामाबाद में शिवाजी के मूर्ति के स्थापना के लिए इकट्ठे हुए इन लोगों के ऊपर हमला करने वालों को सुरक्षा देना और भारत माता की जय, शिवाजी जय ऐसा कहने वालों को जेल में बंद करना, धारा 144 लागू करना और साथ में हिंदुओं के पलायन के जो व्यवस्थाएं वो सब सुगम बनाने का काम टीआरएस पहले कांग्रेस के जैसे कर रही है तेलंगाना में। और यह बोधन अकेला अलग संगठन नहीं है, पहले भैंसा में हुआ और हैदराबाद में भी हो रहा है। और न केवल यहाँ कश्मीर फाइल्स के सिनेमा में जो हुआ वो तथ्य बिल्कुल सच्चाई पर आधारित है और मैं कश्मीर में रहने वाले उस समय 3 साल रहे हुए उस व्यक्ति के नाते बोल रहा हूं। ऐसे में कांग्रेस की नेता चुप है,
राहुल गांधी चुप है और टीआरएस के नेता भी केसीआर भी चुप है। भारतीय जनता पार्टी इस चुप्पी राजनीति की निंदा कर रही है। एक छोटी घटना है, स्कूलों में यूनिफॉर्म के लिए जो प्रबंध समिति की बात करते हैं, कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वजीर जी चिन्ना रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना के किसानों के जानिब से पैदा की जाने वाली मुकम्मल धान की खरीदारी करे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चिन्ना रेड्डी ने कहा कि रियासत में इस बार यानी कि रबी के सीजन में 36 लाख एकड़ पर धान की पैदावार की गई है। पिछले साल के मुकाबले या पिछले सीजन के मुकाबले इसमें 16 लाख एकड़ की कमी आई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को चाहिए कि वो रियासत में पैदा की जाने वाली मुकम्मल धान की खरीदारी करे और इसमें मरकजी हुकूमत को सिर्फ मौजूद इल्ज़ाम ठहराने के बजाय केसीआर खुद अपनी जिम्मेदारी भी निभाए। जो सब लोगों को मैं दिल्ली लेके जाता हूँ फ्लाइट के ऊपर, वहाँ जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट मांगता हूँ, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट मांगता हूँ, सिविल सप्लाईज मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट मांगता हूँ। ये लोग पैडी खरीदे वैसा मैं करता हूँ बोल के बोल रहे हैं। फिर आपको लड़ने का यह इरादा पहले से आपको है तो क्यों तेलंगाना में ऐसे फार्मर को आप पैडी मत डालो बोल के क्यों बोले? आप बोलने से 16 लाख एकड़ आज फैलो है, कुछ कौन सा भी क्रॉप नहीं है उसके ऊपर, क्यों बोले तो आप काटन मत डालो बोल के बोले, मेज मत डालो बोल के बोले, हर चीज आप भी बोल रहे हैं हर बार। उस वक्त फार्मर बहुत लॉस हुआ ये रबी सीजन में। आपको खरीफ से रबी क्रॉप को कंपेयर करें तो रबी में क्रॉप ज्यादा आता, इसलिए पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी साहब ने एक स्टैंड लिया। जैसा खरीफ सीजन में धान खरीदने में 1 महीना 2 महीना लेट हुआ राष्ट्र प्रभुत्व ये पैडी खरीदने में, जो पैडी मार्केट को आया, कोनगोल केंद्रों को आया, वहाँ बारिश होने से ये धान बिक के ज़्यादा ये स्प्राउटिंग आया और फार्मर को बहुत नुकसान हुआ। थोड़े फार्मर्स सुसाइड भी कर लिए, थोड़े लोग हार्ट अटैक से मर गए ये हीप के ऊपर वहीं सो जाके। इसीलिए आज वैसा फिर रिपीट नहीं होना बोल के अभी 1-2 हफ्ता बाकी है ये क्रॉप मार्केट को आने के लिए, आप पूरा तैयारी कर ले। आपको ये एजेंसी को फिक्स करना है, आईकेपी को देते, सिंगल विंडो को देते, सिविल सप्लाईज को देते और गनीवैक्स अरेंज करना, ट्रांसपोर्ट अरेंज करना, हमालिस को अरेंज करना, मिलर्स को जिधर कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान डॉक्टर दासाजू श्रावण ने धरानी पोर्टल में कई ग्लिचेस और तकनीकी खामियों के लिए रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इन सभी खामियों के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इन धरानी पोर्टल में पाए जाने वाली खामियों की वजह से ज़मीन के मालिक आज भिखारियों की तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। वो अपनी ज़मीन ना ही वो कोई ज़मीन खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। हर दिन जो है सो उन लोग तहसीलदार करने जाके भीख मांगो, आरडीओ करने जाके भीख मांगो, कलेक्टर करने जाके भीख मांगो, भिखारी जिंदगी हो गया जायदाद रहने के बावजूद भी। इसका वजह है केसीआर साहब का बगैर सोच का जो धरनी ने लागू किया, उसके साथ में जो चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार जी जो है उन पूरी तरीके से पूरा तेलंगाना के लैंड्स को हड़पना चाहता है, क्या पता नहीं हमें, मगर बगैर सोच समझ के। ना उनको टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी है, ना उनको एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कैसा लागू करना उसको कोई सोच समझ नहीं है। बगैर सोच समझ जो है सो उन्होंने पूरा धरनी को लागू करने का रिस्पांसिबिलिटी जिम्मेदारी पूरा उनके सीट के नीचे रख लेके जयेश रंजन जैसा जो टेक्नोलॉजी मालूम है सो आईएएस ऑफिसर अभी तेलंगाना के हुकूमत में है, उनको भी उन लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे, उनका सर्विसेज भी यूटिलाइज नहीं कर रहे। सिर्फ सोमेश कुमार के हाथ में केसीआर साहब सौंपने की वजह से जो है सो आज पूरे किसान तेलंगाना में परेशानी में है। तो इसको हल करने के लिए जो है सो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने एक 13 सुझाव
एक 13 सुझाव को जोड़ते हुए जो है सो एक खत ने मुख्यमंत्री साहब को हमने लिखे हैं। हमारी उम्मीद है कि केसीआर साहब ये खत को पढ़े, सोमेश कुमार जी ये खत को पढ़े और जो दुख और दर्द जो सहना पड़ रहा है हमारे किसान भाई लोग, उन सबको हल करने के लिए जो है सो हमदर्दी के साथ जो है सो धरनी को पूरे मॉड्यूल्स को रिलीज करना बोल के हमारी मांग है। एक बार बोलना चाहता हूं, सोमेश कुमार साहब आपने 2020 नवंबर में जो है सो धरनी को लागू किया है, आज तक भी आप 2 साल। साबिक रुकने पार्लियामेंट मीनाक्षी नटराजन ने भूदान पोचमपल्ली पदयात्रा से वापसी के बाद कांग्रेस रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन के हमरा बात करते हुए बताया कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने मुल्क का कानून मुरतब किया और पंडित नेहरू ने इसे परवान चढ़ाया और विनोबा भावे ने मुल्क की आज़ादी के बाद दलितों, आदिवासियों और दीगर को अराजियात फराहम करने का बेड़ा उठाया था, लेकिन जिन अराजियात को कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों में तकसीम किया था वो मरकजी और रियासती हुकूमतें अराजी माफिया, रियल स्टेट कारोबार करने वालों के हवाले कर रही हैं, जिसकी वजह से मुल्क की अवाम, बिलखुसूस किसान, दलित जिस तरह अंग्रेज़ों और ज़मींदारों, जागीरदारों की नाइंसाफ़ी का शिकार हुए थे, उसी तरह के हालात का सामना कर रहे हैं। वो एक बार पोचमपल्ली आए और पोचमपल्ली की ग्राम सभा में करीब 80 दलित परिवारों ने खड़े होकर अपनी भूमिहीनता का जिक्र किया। तब वहां पर विनोबा जी तो सोच ही रहे थे कि इसका क्या हल होगा। इतने में रामचंद्र रेड्डी जी ने खड़े होकर कहा कि मैं अपने 80 एकड़ जमीन दान देता हूं, ये इन दलितों परिवारों में बांट दिया जाए। उसके बाद विनोबा जी को ये आइडिया आया कि हमें पूरे देश में भूदान, उसी समय ये शब्द निकला और ये भूदान का कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। इसीलिए आज आपके यहाँ पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली कहते हैं। फिर पूरे देश में 13 साल तक विनोबा जी पैदल गए हैं और 47 लाख एकड़ जमीन गरीबों को दान में इस तरह से लोगों से प्राप्त करके दी है। हम लोग जानते हैं कि समता को लाने के लिए बहुत सारे सशस्त्र प्रयास भी हुए हैं, पीपुल्स वॉर ग्रुप और अन्य उग्र वामपंथियों के माध्यम से, लेकिन अहिंसात्मक समाज निर्मित और अहिंसात्मक तरीके से हृदय परिवर्तन करते हुए समाज में समता लाने का प्रयास ये विनोबा जी का अनूठा प्रयास था। और ये सर्वोदय शब्द कहाँ से आया ये भी थोड़ा जानना जरूरी है। सर्वोदय शब्द जब महात्मा गांधी इंग्लैंड की यात्रा कर रहे थे तो 6 महीने करीब वो स्टीमर में थे, तब उन्होंने जॉन रस्किन का अनटू द लास्ट नामक जो निबंध था वो पढ़ा। उस लेख में ये मेंशन था कि जो कोई भी शारीरिक श्रम करते हैं, चाहे वो बार्बर हो, चाहे किसान हो, चाहे बुनकर हो, चाहे मजदूर हो, उसमें और जो बौद्धिक श्रम करते हैं यानी कि टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, इनके बीच में कोई आय का अंतर नहीं होना चाहिए। उसी को उन्होंने अनटू द लास्ट कहा। जब उसका तर्जुमा किया तो गांधी जी ने सर्वोदय शब्द निकाला, यानी कि सबका एक साथ आगे बढ़ने का, उनको सबको मौका देना। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि जगह जगह पर तेलंगाना में जहां पर पहले टेनेंसी के अधिकार भी मान्यता उसकी थी, वो एक बैंकेबल राइट भी था, आज धीरे धीरे जो पट्टों पर मुत्तहदा जिले निजामाबाद सतह पर उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में 27 मार्च को उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील के मौके पर जुमला 5 उर्दू सहाफ़ियों को पहला कारनामा हयात अवार्ड 2022 देने का उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद में 20 मार्च को मुनक्किदा एक मुशावरती इजलास में फैसला किया गया, जिनमें अख्तर इम्तियाज़, रफ़ीक शाही, मोहम्मद जावेद अली, मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान और मोहम्मद अनवर खान काबिल ज़िक्र हैं। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने ऐलान किया है कि जूनियर कॉलेजेस के प्रैक्टिकल इम्तिहानात 23 मार्च से 8 अप्रैल होंगे। अपने प्रेस रिलीज में बोर्ड ने तमाम तुलबा, वालिदैन और सरकारी व खानगी जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल इम्तिहानात के शेड्यूल से वाकिफ करवाया। इस रिलीज में कहा गया कि बोर्ड के दफ्तर में 22 मार्च ता 8 अप्रैल एक कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा जो सुबह 8 बजे ता शाम 8 बजे काम करेगा। तुलबा और प्रिंसिपल से कहा गया कि वो प्रैक्टिकल इम्तिहानात के सिलसिले में वजाहत से इस्तेफादा करें। इस कंट्रोल रूम का फ़ोन नंबर 040 जो कि हैदराबाद का कोड है 04024600110 है। हेल्प डेस्क का ईमेल
में शेयर किया गया ie@telangana.gov.in। शहर हैदराबाद के मशहूर केबीआर पार्क में आज तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नवीन राव ने आलमी यौम जंगलात के मौके पर पौधा लगाया। पार्क के खाली मकाम पर चीफ जस्टिस ने बरगद का पौधा लगाया। तेलंगाना में सरसब्जी और शादाबी में इजाफे के लिए हरिता हरम प्रोग्राम के जरिए जंगल बचाओ जंगल बढ़ाओ नारे के साथ जारी सरगर्मियों की चीफ जस्टिस को महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने अर्बन फॉरेस्ट्री पार्क्स को काफी बेहतर करार दिया। तेलंगाना के उपराजमा टीआरएस के रुकने राज्यसभा संतोष कुमार ने सयाहत से मोहब्बत करने वालों के साथ साथ आवाम को जंगलात के आलमी दिन की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने का बेहतर और मौसर तरीक़ेकार ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। संतोष कुमार ने चीफ जस्टिस की जानिब से पौधा लगाने की तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से जारी की। इस मौके पर उन्होंने चीफ जस्टिस और जस्टिस नवीन राव का शुक्रिया अदा किया। ट्रैफिक पुलिस ने तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार जूनियर एनटीआर की कार के शीशों पर लगी काली फिल्म को हटा दिया। पुलिस की जांच के वक्त अदाकार की कार में उनका बेटा, एक शख्स और ड्राइवर मौजूद था। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर पुलिस, प्रेस, फौज, एमएलए और एमपी स्टिकर्स के साथ गाड़ियां चलाई जाएंगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मुहिम के दौरान जूनियर एनटीआर की कार को ट्रैफिक पुलिस ने जुबली हिल्स चेक पोस्ट पर जारी तलाशी के दौरान रोका। पुलिस ने कहा कि गाड़ी के शीशों पर काली फिल्म लगाना क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। Z+ जमरे की सिक्योरिटी वाले अफराद के अलावा किसी को भी गाड़ियों पर काली फिल्म इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। पुलिस ने एमएलए के नाम वाले स्टिकर को भी गाड़ियों से हटा दिया। शहर के पारसियों ने नौरोज जश्न मनाया। इस मौके पर तफरीही प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। सिकंदराबाद में पारसियों की मंदिर में पारसी साले नौ की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें तकरीबन 200 अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर बाज़ अफराद ने कहा कि कोविड की वजह से गुज़िश्ता 2 सालों से साले नौ की तकरीब नहीं मनाई जा सकी। जारिया साल इन तकारीब में एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई और मास्क के इस्तेमाल को भी यकीनी बनाया गया। नौरोज से एक दिन पहले पारसियों की जानिब से घरों को फूलों और रोशनियों से सजाया जाता है। हर साल 21 मार्च को नए साल का ये लोग एहतमाम करते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने भीमावरम टाउन, नरसापुर, भीमावरम टाउन, एर्रावली के दरमियान 45 किलोमीटर डबल लाइन और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के कामों को मुकम्मल किया। इन सेक्शंस में बरके आने के साथ डबलिंग के कामों से मुसलसिल डबल लाइन रेल राब्ता विजयवाड़ा, गुडीवाड़ा, भीमावरम टाउन, नरसापुर, गुडीवाड़ा, मछलीपट्टनम और भीमावरम टाउन के 186 किलोमीटर बरखियाने का काम किया गया। इस प्रोजेक्ट की मंजूरी 3000 करोड़ रुपए के तखमीनी सरफे से 221 किलोमीटर के लिए साल 2011-12 में दी गई थी। रेल विकास निगम लिमिटेड की जानिब से ये प्रोजेक्ट अंजाम दिया गया। कोरोना की नई शक्ल का खतरा बरकरार है। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंजर्शियम, ये एक तकनीकी नाम है इसका, और GSAID के हालिया जेनेटिक सीक्वेंसिंग डेटा में निशानदेही की गई है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में हिंदुस्तान की बेशतर जेनेटिक्स लेबोरेटरीज में तहकीक जारी है। तेलंगाना में डेल्टा कोरोना के 25 मामला सामने आए हैं, जबकि कर्नाटक इसका मरकज है जहां 221 नए मामला दर्ज किए गए हैं। तमिलनाडु में 90, महाराष्ट्र में 66, गुजरात में 33, मगरबी बंगाल में 32 और नई दिल्ली में 20 ऐसे मामला सामने आए हैं। हैदराबाद के महकमे सेहत के अहदेदारों ने दावा किया है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन के मिलने के शवाहिद में इजाफा हो रहा है। अवाम को चाहिए कि वो मोहतात रहे। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली ने पेशरफ तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर की खरीदारी से मुताल्लिक मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के हालिया दावे के पेश नज़र पेगासस तनाज़े पर ऐवान की कमेटी की तश्कील का बाइत्तेफाक आरा फैसला किया। स्पीकर तमिनेनी सीताराम ने हुक्मरान YSR कांग्रेस के अरकान के मुतालबे पर हुकूमत की रजामंदी के बाद ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मंगल या चारशंबे को एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। तेलुगु देशम के अरकान की गैर मौजूदगी में इस मसले पर मुख्तसर मबाहिस के दौरान ये फैसला किया गया। तेलुगु देशम अरकान को जंगारेड्डीगुड़म टाउन में गैर मजाज कशीदा शराब से अमवात पर मबाहिस के मुतालबा करते हुए ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पैदा करने पर मुअत्तल कर दिया गया था। इस मबाहिस के दौरान YSR कांग्रेस के अरकान ने ममता बनर्जी के बयान की पेश नज़र इसकी जामे तहकीकात के लिए ऐवान की कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया था।
अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी के अरकान ने शराब के इस्तेमाल की रियासती हुकूमत की जानिब से हौसला अफजाई पर चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी के पोर्ट्रेट को शराब से नहलाया। तेलुगु देशम के जनरल सेक्रेटरी लोकेश की जेर क़यादत एहतजाज के दौरान अरकान अपने साथ शराब की बोतलें ले आए और चीफ मिनिस्टर के पोर्ट्रेट पर शराब डाल दी। उन्होंने मिलावटी शराब चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नारेबाजी की। अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थाम कर नारेबाजी करते हुए अपोजिशन के अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल ने मुसलसिल 5वें दिन लेजिस्लेचर कॉम्प्लेक्स के करीब एहतजाज किया। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।